तो बच्चों ये डी एंड या ब्लॉक में कुछ चीज़ें और आपको समझना है। अभी जो जिस हेडिंग पर मैं हूँ, तो मैं एक बात सभी बच्चों से शेयर करना चाहूँगा कि बच्चों अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा आने लगे तभी समझिएगा कि आप 12th में हैं, है ना। तो जब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी से दोस्ती अगर नहीं हुई, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मामला खतरनाक है ना। तो कुछ लोग भले जो भी कहें एनसीईआरटी के विषय में, चाहे वो फिजिक्स की एनसीईआरटी हो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो या मैथ की एनसीईआरटी हो, भाई प्लेटफॉर्म रहेगा तभी तो हम आगे बड़े क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास प्लेटफॉर्म है ही नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, ऊपर हम बिल्डिंग इमारत बड़ी बड़ी बना रहे हैं, नींव मजबूत नहीं है ना। तो चलो कुछ पॉइंट और दिमाग में रखने वाले हैं। वही ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हम लोग पढ़ रहे थे, उसी हेडिंग की चर्चा हम आज भी करेंगे, उसी के आगे, कल वाले लेक्चर के आगे। और जैसा कि हमारी हैबिट है, हम बता देते हैं आपको कि जितना पॉइंट मैं लिखा हूँ ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, बार बार उसे देखते रहने से, समझते रहने से मामला जो है वो बन जाता है, क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बच्चों से कहूँगा कि आप ये पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी पढ़ें, है ना। चलो देखो, जैसे देखो यमन F2, यमन F3, यमन F4 ये एग्जिस्ट करेगा, यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। यानी स्टीयरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब हुआ, जब किसी स्टीयरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब हुआ, ऐसे समझ लो तुम, स्टीयरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब हुआ ऐसे समझ लो तुम। मान लो तुम्हारे हाथ में एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल के चारों तरफ तुम्हें लगाना है छोटा वाला बॉल जिससे क्रिकेट बॉल खेलते हो, है ना। तो मान लो 10 बॉल लग जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास 100 बॉल है और 100 बॉल उसके चारों तरफ लगाना है, तो 100 बॉल तो नहीं लग पाएगा ना। 100, जैसे एक बड़ा फुटबॉल है तुम्हारे पास, फुटबॉल के चारों तरफ तुम्हें बॉल चिपकाना है, तो 10, 20, 25 बॉल हो सकता है पूरे उसके उसमें चिपक जाए। लेकिन अगर 100 बॉल चिपकाओगे तो नहीं चिपक पाएगा। तो क्यों नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि एक बॉल जब चिपक चुका है तो उसके ऊपर से कैसे चिपकेगा दूसरा बॉल, है ना। तो इसी को, यानी बॉल का नंबर अधिक हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस, भीड़ हो गई। बहुत शुद्ध भाषा में हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ भीड़ हो गई, अब और नहीं। जैसे यमन को जब 4 यफ ने घेर लिया चारों तरफ से, तो 5वां यफ जब डालोगे तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, उससे बांड ही नहीं बना पा रहा है। तो यही बात लिखी गई कि यमन F5, F6 और F7। अगर मोटे तौर पर देखो यहाँ पर, तो फिर देखो यहाँ क्या है, ये है +2 है, ये +3 है, फिर ये +4 है, +4 तक एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो है किस में आ गया, +5 में आ गया, +6 में आ गया, +7 में आ गया। पिछले वाले पॉइंट में क्या था कि ऑक्सीजन क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो यमन को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रखने में समर्थ है। लेकिन फ्लोरीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में यमन को रखने में स्वतंत्र नहीं है। बस ये इतना पॉइंट था, है ना। चलो देख लो मामले को। तो ये लिखा मैंने, डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। बहुत साफ सी बात। अब देखो जब कम एटम लगेंगे, जैसे Mn3O4 एग्जिस्ट करेगा, Mn2O7 एग्जिस्ट करेगा, Mn2O3 एग्जिस्ट करेगा। अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर Mn जो है +4 में है, किसमें है, +4 में, है ना। Mn जो है मिस्टेक हो गया, Mn जो है +8/3 में है,
Mn यहाँ पर किस में है, +8/3 में है ना। यहाँ पर तुम देखोगे Mn2O7 तो Mn +7 में है। यहाँ पर तुम देखोगे तो Mn जो है वो +3 में है ना, Mn +3 में है। यहाँ देखोगे +7 में है, यहाँ देखोगे +6 में है ना, यहाँ भी देखोगे +7 में है। ये सब एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं वर्क कर रहा है ना। बहुत मोटी मोटी बातें हैं, देख लो समझ लो भाई, आप भी समझ लो। यहाँ देखो आगे, ये स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछता है ना। तो देखो ये कोवैलेंट कंपाउंड है ना। कैसा कंपाउंड है ये कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, देखो 2 यूनिट, ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट इधर है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट इधर है। कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं, मान लो हम ऐसा इसको मिटा दें तो ऐसा, अब चूंकि बैलेंसीज अगर दिख रही है तो टेट्राहेड्रल का मामला बन जाएगा। तो लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि ये जो है क्या हो गया, एक टेट्राहेड्रल यूनिट इधर हो गई और एक टेट्राहेड्रल यूनिट इस तरफ बच गई, तो दोनों ऑक्सीजन ये ब्रिजिंग बॉन्ड बना रहा है। तो कैसा कंपाउंड है ये, कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है सर, तो ये है कोवैलेंट कंपाउंड है ना, कोवैलेंट कंपाउंड है। देखो हम सीसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी लिख देते थे, तो आप क्या करना, फुल फॉर्म लिखना, आप क्या करना, फुल फॉर्म लिखना इसका भाई, ठीक है। तो आगे देख लो अगला पॉइंट, हर पॉइंट क्वेश्चन ये भाई कई बार बता दिया हूं। इन केस ऑफ सिंपल हैलाइड MxN है ना, इन केस ऑफ सिंपल हैलाइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव्ड +4 +5 +6। जब भी जो है यहाँ 3D की बात हो रही है, ये मैक्सिमम बातें कब किसकी हो रही हैं, 3D की बातें हो रही है और जनरल बातें हो रही हैं, 3D सीरीज की बात हो रही है। तो हाइलाइड में ये बता रहा है कि जब भी हाइलाइड का कंपाउंड बनेगा तो +4 +5 +6 ही बन सकता है। उसमें भी याद क्या करना पड़ता है कि Ti के साथ तो X4, यानी यहां पर जो है X जो है क्या क्या हो सकता है, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो सकता है। लेकिन देखो वैनेडियम और क्रोमियम के साथ सिर्फ हो सकता है क्या, है ना। Ti के साथ तो ये हो सकता है क्योंकि Ti की साइज बड़ी होगी भाई, जैसे लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी होने से स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा भाई। टाइटेनियम के बाद वैनेडियम आता है ना, साइज इतने में ही फर्क डाल गई, सोचो है ना। टाइटेनियम के बाद ही क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। यही साइज यहां से यहां पहुंचने में साइज में इतना फर्क हो गया कि केवल छोटा सा फ्लोरीन ही F5 बना पा रहा है, छोटा सा फ्लोरीन ही ऐसा बना पा रहा है ना। अब देखो ये हमें याद रखना पड़ेगा भाई, हर पॉइंट सब प्रश्न है, ये भी प्रश्न है। देखो यहाँ पर F कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये बात याद रखना है। कभी भी ये असर्शन रीजन, जेई, नीट, बोर्ड, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्टिंग्विश करना, अलग करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा जेई में आ सकता है कौन सा, क्योंकि इंफॉर्मेशन है और कुछ लॉजिक भी है। जैसे देखो यहाँ लॉजिक सेट हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। आओ देखो यहाँ आगे मामले क्या है, देखो F कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फ्लोरीन जो है
मेटल को 3D मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रख सकता है? उसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है? ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। अब भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जब वो मेटल से मिलेगा, है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो माइनस चार्ज आएगा फ्लोरीन पर और प्लस चार्ज मेटल पर रहेगा, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। इस वजह से लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ लिखा भी गया है, वह नेचर ऑफ कंपाउंड जो है क्या हो, आयनिक हो। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, है ना। यहाँ रीजन बहुत साफ साफ है कि फ्लोरीन माइनस की जो फ्लोरीन निगेटिव आयन होगा उसकी रेडियाई ऑफ फ्लोरीन निगेटिव आयन ये कम है, लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। आओ देखो आगे, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी व्हेन कंपाउंड इज कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो छोटी साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। बॉन्ड लेंथ जब छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब कि एनर्जी बढ़ेगी। तो ये सब कोवैलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल हमको याद होने चाहिए। अगला इंफॉर्मेशन देखो भाई, यहां पर बियॉन्ड Mn ओनली Fe(X3) COF3 ट्राइहैलाइड आर नोन। यानी Mn के बाद का क्या मतलब है? Mn के बाद का क्या मतलब है भाई? हम Sc, है ना, Sc के बाद स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर क्या आ जाता है Mn, है ना। Mn के बाद फिर Fe, फिर CO, फिर Ni, है ना। देख लो, तो बियॉन्ड Mn Fe(X3) COF3, Fe तो X3 बनाएगा। फिर से ये बात आ गया, ये याद रखने वाला पॉइंट। यानी ये F भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो Fe तो X3 बनाएगा, लेकिन अब देखो Fe से जैसे ही आगे बढ़ रहे हो साइज छोटी हो रही है ना, इस डायरेक्शन में साइज छोटी हो रही है, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस का चांस बढ़ रहा है। इसी वजह से COF3 तो बना ले रहा है, लेकिन अब Ni की साइज देखो, Ni X3 नहीं है, Cu X3 नहीं है, Zn X3 नहीं बनेगा, ये सब नहीं बनता है ना। ये सब नोन नहीं है। Ni X3 नोन नहीं है। Ni Cl3 कहीं पढ़ा है? नहीं। Cu Cl3, Zn Cl3 पढ़ा है? नहीं। चलो देखो आगे। अब ये जो कॉपर की बात आ गई, अब ये इस पॉइंट से भाई कॉपर की बात आ गई है, तो बहुत अलर्ट रहना है हमको। और क्लास 10th से मैं इन चीजों को जोड़ूंगा भी, क्लास 10th से इन चीजों को मैं जोड़ करके भी तुम्हें समझाऊंगा। देखो कॉपर की बात आ गई है, तो कॉपर वाला केस, अब इस हेडिंग में सिर्फ कॉपर को ही पढ़ लेना है बस, है ना। सिर्फ कॉपर की बातें अब हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉपर वाली चीज भाई बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ इस पॉइंट से लेकर के जो कुछ भी मैं लिखा हूँ कॉपर के ही विषय में है, तो एक एक स्टेप देखते चलिए, मैं समझाता चल रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है कि कंपाउंड ऑफ Cu इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ये लाइन याद होनी चाहिए। इसने कहा कि Cu+1 का अगर कोई कंपाउंड है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता है। अगर उसको पानी में अगर आप डालोगे तो फटाका जो है क्या होगा, टूट जाएगा। रीजन क्या है उसका कारण क्या बताया गया, कारण याद होना चाहिए।
रीजन ये बताया गया, देख लो रीजन यहाँ है, ये है क्या रीजन, रीजन है। रीजन क्या है कि बिकॉज इन वाटर Cu प्लस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, जैसे ही पानी में तुम Cu प्लस डालोगे तो ये Cu प्लस ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ये Cu न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये ऐसा है। तो ये एक क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, हर जगह हर कंपटीशन के एग्जाम से लेकर के बोर्ड के एग्जाम में ये सब बहुत बार पूछा गया, 1 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, बहुत बार। अब आओ, यानी ये बहुत बार पूछा गया है, यहां से ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। चलो, Cu2 प्लस एक्वस आयंस आर मोस्ट स्टेबल, है ना, आर देंस मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल होना चाहिए, जब मोस्ट कह दिया गया तब भी ठीक है। देख लो, Cu2 प्लस आयंस आर मोस्ट स्टेबल देन Cu प्लस एक्वस ड्यू टू हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2 प्लस एक्वस, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेशन एनर्जी। इस हाइड्रेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं, ऐसे कहीं कहीं पर हम लोग पढ़ाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसको कैसे एनसीईआरटी ने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है ऐसे, आगे कर दे रहा हूं, जगह खाली है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा बड़ा से लगाया है, छोटा सा यहीं लिखा है एच वाई डी, यहाँ एच, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी जो चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो देखोगे तो वो यही यूज किया है। अच्छा, स्टैंडर्ड यूज किया, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा दिया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड की कहानी क्या आती है, स्टैंडर्ड की कहानी तब आती है, ये स्टैंडर्ड की कहानी कब आती है, स्टैंडर्ड की कहानी तब आती है जब कंसंट्रेशन 1 मोल हो, टेम्परेचर 1 atm हो, है ना, और सॉरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो और प्रेशर 1 atm हो। ये जो ऊपर छोटा सा ये लगा दिया जाता है, ये जो छोटा सा लगा दिया गया स्टैंडर्ड, ये किसके लिए लगाया गया, स्टैंडर्ड के लिए लगाया गया। स्टैंडर्ड में 3 बातें होती हैं, है ना, स्टैंडर्ड में कितनी बातें होती हैं, कंसंट्रेशन कितना होता है 1 मोल पर लीटर, है ना, कंसंट्रेशन कितना होता है 1 मोल पर लीटर, है ना, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है 1 atm, है ना, और टेम्परेचर कितना होता है, 3 बातें, है ना, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर, T इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर, है ना, 25 सेल्सियस लिया जाता है, ठीक है। तो ये मामला हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ देख लो, रीजन इसका क्या है, ड्यू टू ग्रेटर, देखो Cu2 प्लस में ज्यादा है, क्यों है, ड्यू टू ग्रेटर चार्ज ऑन Cu, बहुत बार पूछा गया है ये वाला भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ही तो है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, सब पॉइंट क्वेश्चन है। ये ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी, उसका रीजन क्या है,
Cu पर 2 यूनिट का चार्ज है। ग्रेटर चार्ज का क्या मतलब हुआ? 2 यूनिट चार्ज। भाई Cu प्लस पर कितने यूनिट का चार्ज है? 1 यूनिट का चार्ज है। यहां क्या है? ड्यू टू 2 यूनिट चार्ज, ड्यू टू 2 यूनिट, ड्यू टू 2 यूनिट चार्ज on Cu2 plus large number of H2O molecules can be connected। बहुत सारे मॉलिक्यूल उससे कनेक्ट होंगे, और जब कोई चीज कनेक्ट होती है तो आपको पता है वहां से एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी ये वाली क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना? ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। चलो देख लो आगे। तो यहां से मामला ये हुआ, ये क्वेश्चन समझ। इसमें देखो 1 2 3 है ना। अब इस तीसरे पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन वगैरह किया गया है। ये 3 ही पॉइंट है, 1 2 3। इस तीसरे वाले पॉइंट को आगे हमने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी पॉइंट को जोड़ करके, है ना। बहुत सारी बातें हैं उसमें। चलो देखो क्या है। Cu cannot liberate H2 gas from acid। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ये 10th में भी था, ये 10th में भी था सर। तो एक ये बात जो कह दी गई ये 10th में भी था, याद अगर करिए तो देखो मेटल को जब आप एसिड से रिएक्शन करवाते थे 10th में तो क्या मिल जाता था? H2 गैस मिल जाता था। लेकिन Cu ऐसा नहीं करता है, उसका रीजन भी वहां 10th में ही गिवन भी है। यहां उसी चीज को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो 11th के स्टैंडर्ड पर 10th के स्टैंडर्ड पर, दोनों स्टैंडर्ड पर मैं आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं। कौन सा प्रश्न? प्रश्न क्या है कि Cu जो है वो मेटल है, लेकिन इसके बाद भी वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, क्यों? आंसर ये लिखा गया है, देख लो, यही आंसर है। रीजन इसका यही है कि स्टैंडर्ड, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, ये इस क्वांटिटी को क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वाली कहानी भाई हमने बता दिया। इसको क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम Cu2 plus to Cu, दिस विल इक्वल टू पॉजिटिव। आंसर ये खत्म हो गया। लेकिन अब मुझे पता है इसी चीज को हमने यहां डिटेल में समझाया है ना। ये पॉजिटिव है, ये तो हुआ 12th के स्टैंडर्ड का ये आंसर, ये हुआ 12th के स्टैंडर्ड का आंसर। 12th स्टैंडर्ड पर ये आंसर हो गया, आंसर पूरा हो गया, है ना। अब जरा देखो, ध्यान दो, पहले ऐसे समझने का प्रयास करो, आगे यहां समझाया भी गया है। तो ये आंसर पूरा हो गया। अब उसमें ध्यान दो तो मोटा यहां मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, देखो हाइड्रोजन के बाद आ रहा है Cu। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की मीनिंग क्या है कि Cu इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, Cu जो है इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ये देखो, ये जो लाइन, ये जो यहां लिखा गया है आंसर, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यही है कि Cu हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इसकी मीनिंग यही है। और डिटेल में एक एक शब्द करके सीखो, बार बार इस लेक्चर को सुनो हमारे। अब यहां से जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूं
वो बार बार लेक्चर पॉज कर करके सुनो, फिर से रिपीट करके सुनो, तो समझ में आ जाएगा मामला। अब मैं 10th से जो है 12th को जोड़ दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, कैसे वो मामला सब सेट हो रहा है। चलो देखते हैं। और यहाँ देखो Cu2+ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें तो Cu बन जाता है। लेकिन जब ये ऐसा होता है, यही चीज देखो यहाँ लिखी भी गई है, Cu2+ से ये कहाँ जा रहा है, Cu में। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, Cu2+ क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और Cu क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया है भाई। ये वाला रिएक्शन क्या है, ये वाला रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ही तो है। Cu2+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ जा रहा है, रिडक्स। इसीलिए ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। जो E उसके ऊपर डॉट लगाया गया है, बिंदी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात क्लियर हो रही है? तो देखो ये जो है पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव की क्या मीनिंग है, देखो मैंने लिखा पॉजिटिव मीन्स, पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। ये देखो ये पॉजिटिव मीनिंग का क्या हुआ, ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब होना चाहेगा, ये स्वयं से होना चाहेगा, अपने आप ही होना चाहेगा। कैसे होना चाहेगा ये भी एक्सप्लेन किया गया है, मैं फिर से चल करके फिर से समझाऊंगा कि कैसे होना चाहेगा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके। अभी जरा देखो, यही समझाऊंगा, मिटा करके इसको समझाऊंगा, देखो जरा ध्यान से। अब अगर ये होना चाहेगा, देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यही Cu2+ से Cu। अब देखो अगर ये होना चाहेगा, जैसे ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो ये होना चाह रही है, ये अपने आप ही हो जाएगी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज ऊपर से गिर रही तो अपने आप ही हो जाएगी, इसमें हमें क्या दिक्कत है भाई, ग्रेविटेशन अपना काम कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नीचे से ऊपर फेंकना हो तो अपोजिट प्रोसेस हो गई, अब उसको हमें करवाना पड़ेगा। तो कोई अगर एक डायरेक्शन में प्रोसेस अपने आप हो जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको करवाना पड़ेगा भाई। तो इसका अपोजिट यानी रिडक्शन तो अपने आप हो जा रहा है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन करवाना पड़े, देखो इसी का अपोजिट यहां पर लिखा है। एक फार्मूला जो है 11th में आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला देखो लिखा जाता है E स्टैंडर्ड Rp इक्वल टू माइनस E स्टैंडर्ड OP, है ना। देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे बीच में लाइन खींची होती है, ये वाला एक फार्मूला है। ऐसे ही देख लो, देखो जब ये वाला जो है साइन पॉजिटिव है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यही है, इसका अपोजिट है मामला। अब ये कैसे हो रहा है अभी बता दे रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स को जोड़ करके कक्षा 10 वाला भी फार्मूला उसमें लगा हुआ है, अभी फिर से बता दे रहा हूं। तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से, Cu से Cu2+, इसकी मीनिंग क्या है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये Cu जो है Cu2+ में जाना माना नहीं चाहेगा, Cu जो है
Cu2+ में जाना वाना नहीं चाहेगा भैया, ये हमको ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको काम करना पड़ेगा। और जब भी हम मानव की हैबिट क्या है, जब भी हमको स्वयं काम करना पड़ता है तो हम फिर गुस्से में आ जाते हैं, है ना। हमको जब स्वयं काम करना पड़ता है, आदेश देना हो बहुत मज़ा आता है, स्वयं करना पड़ा तो फिर जो है दिक्कत है भाई। आओ देखो यहाँ से, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नहीं होना चाहेगा, है ना। अभी देखो ये जो चीजें पढ़ा आपने यहाँ, इसको थोड़ा और मैं अगर क्लियर करूं तो देखो HCl डाइल्यूट HCl से Na का रिएक्शन कराते थे, NaCl बन जाता था, H2 गैस निकलती थी, है ना। इसका मतलब ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कि इस Na ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H+ को दे दिया, है ना। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, 2Na ले लो, यहाँ ले लो 2H+ ले लो। इस ऊपर वाली रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में भी हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है ये, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो फटाका ये क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा नहीं। और यहाँ पर यही ट्वाइस Na+, यही तो यहाँ होगा NaCl में भाई, NaCl में Na के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस होगा, तो ये आराम से हो गया, चला गया, आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ वाले केस में ये रिएक्शन नहीं होगा सर, जैसे Cu+H+, अब ये Cu इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, है ना। तो ये ऐसा, ये नो रिएक्शन है ना, ऐसा होगा ही नहीं, नो रिएक्शन कि ये जो है यू कैन से यहाँ से 2 ले लो तो ये Cu2++ H2 में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन यही है, रीजन यही है। क्यों नहीं होगा ऐसा, रीजन यही है, ये पॉजिटिव है। उसकी पॉजिटिव की मीनिंग वगैरह क्या है, देखो ये समझाया। अभी जैसे यहाँ पर Zn होता, यहाँ जैसे Zn होता, मान लो Zn+2H+, अब ये दे देता अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रिएक्शन तो हो जाता, Zn प्लस यहाँ 2+, है ना, Zn2+H2 गैस, Zn2+H2 गैस। भाई जो मन लगा करके सुनेगा वही क्वेश्चन यहाँ कर पाएगा, जो मन लगा करके नहीं सुनेगा, असल में ये कठिन नहीं है, बस 3-4-5 चीज़ों को कोरिलेट किया जा रहा है। यहाँ 3-4-5 चीज़ों को क्या किया जा रहा है, कोरिलेट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बातें हमने आपको समझा दिया है, तो ये चीज़ें मिटा करके इसको फिर से एक बार समझाते हैं हम आपको। देखो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, फिर से इसको समझाते हैं। देखो दिमाग लगाओ तो फिर काम तो बन सकता है भाई, यहाँ बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, यहाँ फिर से काम बन जाएगा सर। दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा, इसमें डाउट नहीं है। अब पॉज करके अपना नोट बना लेना भाई, दिमाग लगाओगे तो ये थोड़ा इन चीजों को थोड़ा और हल्का कर दे रहा हूं, 10th से जोड़ दे रहा हूं। देखो अब ये समझा रहा हूं, लिख लेना, चाहे आपकी मर्जी करे तो लिख लेना, क्योंकि ये कठिन कुछ नहीं है, बस 3-4 चीजें एक साथ जोड़ रहा है वो। रिडक्शन पोटेंशियल है ना, एनर्जी, फिर उसको जोड़ करके वो प्लस माइनस करके वो जो है एक इसमें फार्मूला भी लग रहा है, वो फार्मूला देखो उसी हाई स्कूल वाले फार्मूले से डिराइव कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर तुमने फिजिक्स में पढ़ा था,
फिजिक्स में क्लास 10th में बच्चों आपने पढ़ा था कि ये जो B मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू W मतलब वर्क डन, ये वर्क डन है, ये पोटेंशियल है, ये Q नॉट है, पढ़ा था ये, है ना। बताओ क्या इसी चीज को B मतलब क्या है, ये पोटेंशियल है, या पोटेंशियल PD लिख लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, वर्क डन है, वर्क डन, और वर्क डन को ही हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी, है ना भाई। ये तो 10th में पढ़ा था। देखो इसी को मान लो यहाँ Q नॉट ना हो करके एन क्यू है, चल देखो इसको हम कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू W अपॉन एन क्यू। अब अगर हम ये कहें, देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, चार्ज जो है, जो यहाँ जो Q है, देखो यहाँ जो Q है वो एन क्यू के बराबर है। चलो ऐसा कर देते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको बताओ अगर Q जो है ये एन क्यू के बराबर है, तो यहां हम लिख लेंगे V इज इक्वल टू W अपॉन एन क्यू। अच्छा अगर देखो Q जो है, यानी Q पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो, यानी E पर जितना चार्ज है, तो यानी यहाँ V जो है हम क्या लिख लेंगे, W अपॉन, है ना, एन ई। बताओ क्या सही है, तो क्या यहां से W निकल सकता है क्या, है ना, एन ई वी। अब यही एनर्जी, अगर इसी एनर्जी को हम क्या करें, गिब्स फ्री एनर्जी कहें, देखो वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है। अगर इसी को हम क्या कहें, गिब्स फ्री एनर्जी कहें, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहें, अगर इसी एनर्जी को हम डेल्टा जी कहें, तो तुम्हें भी पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर ये निगेटिव हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए माइनस एन, है ना, देख लो देख लो, माइनस एन ई वी। अच्छा यही V जो है, देखो ये भी तो पोटेंशियल ही पोटेंशियल, मैं कब से चिल्ला रहा था, ये देखो पोटेंशियल पोटेंशियल, यानी यहां E बराबर V है। तो फार्मूला क्या आ गया कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस, देखो हाँ ना, ये क्या बन रहा है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस एन ई, है ना, माइनस एन ई। अब ये स्टैंडर्ड वाला है, चलो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, स्टैंडर्ड वाला मामला आ गया, स्टैंडर्ड का केस है। अब अगर ये ऐसा है, ये देखो क्या, ये क्या आ गया इस समय ये क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब देख लो, मीन्स ये टोटल वैल्यू निगेटिव है ना, टोटल वैल्यू क्या है, निगेटिव है। यहां से अगर E देखोगे तो E तो यहां पॉजिटिव बन रहा है ना, सोच लो, बहुत सरल है, बहुत सब देखो 10th वाले से सब जुड़ता चला आ रहा है भाई। देखो अभी मैं इलेक्ट्रिक में जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वहां सेल में जो है यही E पोटेंशियल, यही E जो है, यही EMF है, यही क्या है, EMF है, यही क्या है, V है, यही पोटेंशियल है ना। तो
देखो ये यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, अगर डेल्टा जी ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, अगर ये पॉजिटिव आ गई, यहाँ नेगेटिव है, अगर एन ई आ गई, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो तुम्हें पता है कि जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी मीनिंग क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। केमिस्ट्री फिजिक्स यहाँ मिल रहा है भाई, केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ मिल रहा है, समझ गए। अब जरा बहुत साफ साफ देखो, अगर E की वैल्यू यहाँ हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस। अब देखो अगर यही देखो E की वैल्यू निगेटिव है, तो इस E की वैल्यू उठा करके कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे, तो ये देखो ये निगेटिव और ये निगेटिव गुणा होकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो क्या लिखा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस। तो कई चीजें कनेक्टेड हैं, आराम आराम से देखो। है ना, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीन चीजें यहाँ कनेक्टेड हैं भाई। ये देखो कहाँ पढ़ते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। ये डेल्टा जी कहाँ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। ये कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देख लो यही चीजें हैं भैया, ये खुद को समझ लो, खुद को समझाओ। जितना मेहनत करोगे, जितना दिमाग लड़ाओगे, जितना चीजों को कोरिलेट करोगे आपस में, उतना आराम से ये सब बातें हजम होंगी और बैठेंगी अंदर। और भाई सरलता से तो नहीं आएगा, सरलता से तो नहीं आएगा, है ना। एनसीईआरटी ने जो बातें लिखी हैं, तो सरलता से तो भाई, बहुत सरलता से तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सरलता से बातें नहीं समझ में आती हैं, तो थोड़ा मेहनत कर लेना पड़ता है, चीज़ों को कोरिलेट वगैरह कर लेना पड़ता है, कहाँ से क्या चीज़ कनेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बातें हम समझाने में सफल हुई, ठीक है भाई। चलो आगे, अभी भी मामला कापर वाला खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको और अच्छे से समझाया जा रहा है और भी बातें बता करके। अब मैं जैसा कि बता रहा हूँ, कापर का मामला यहीं से शुरू किया था, क्योंकि कापर का होने की वजह से मैंने नेक्स्ट पॉइंट नहीं बनाए, डॉट डॉट बना दिया ये, है ना। हालांकि है तो नेक्स्ट पॉइंट ही, लेकिन ये सब कापर से रिलेटेड है और सब क्वेश्चन है, सबका सब क्वेश्चन है। चलो यहाँ आओ, ये एक लाइन लिखी गई है बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है इसको। तो कापर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कांक H2SO4 एंड कांक HNO3। अब भाई देखो, ये जो है कापर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, तो क्या कोई एसिड नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। कौन सा कर पाएगा, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। लेकिन उसकी रिएक्शन देखो, मैंने लिखा है कापर सॉलिड से ये जो रिएक्शन होगा ये ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ भी H2 गैस नहीं निकली, है ना, यहाँ भी H2 गैस नहीं निकली, और यहाँ भी देखो H2 गैस नहीं निकली। तो जो वो पहली लाइन हमने लिखा था यहाँ मिटा दिया, चूंकि कि H2 गैस नहीं देगा वो, है ना। तो वो बात देखो अभी भी सही है। यहाँ भी देखो रिएक्शन होकर के कापर जो है जब रिएक्शन किया तो SO2 गैस देने लगा और ये पानी बनाने लगा, H2 गैस यहाँ भी नहीं निकली, यानी कापर जो है वो H+ को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा है ना। ये बात समझ लो। तो यहाँ भी देखो कापर जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करके NO2 गैस बना दे रहा है, फिर पानी बना दे रहा है,
फिर से पानी बना दे रहा है, यानी इस दोनों रिएक्शन में, ये हम अलग कर देते हैं यहाँ से, ये वाला मामला अलग कर दे रहे हैं, इसके नीचे वाला पॉइंट ये है, इसको हम अलग से देखेंगे। इसके ऊपर देखो, इस दोनों रिएक्शन में, यहाँ इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में ऐसा हुआ नहीं। देखो H2SO4, ध्यान दो, H2SO4 और HNO3 एसिड है। एसिड का काम क्या है? H+ देना। इस एसिड का काम क्या है? H+ देना। इस एसिड का भी काम क्या है? H+ देना। तो ये सब तो H+ दिए होंगे, वो भी काम का है तो बहुत आसानी से दिए होंगे, है ना, H+ दिए होंगे। लेकिन ये अपने जो भाई साहब कापर साहब हैं, तो कापर साहब ने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया ही नहीं, क्योंकि नहीं दे सकते, तो इसलिए नो H2 गैस। तो यहाँ H2 गैस जो है वो नहीं फॉर्म हो रही भाई, देख लो। अच्छा, और बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गया। अब यहाँ एक नई बात और आ जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो उसे भी आप दिमाग में रखो। इस चीज को और एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये क्यों नहीं दे रहा है अपना क्या इलेक्ट्रॉन, उसको क्यों नहीं दे रहा है। देता तो क्या होता, ऐसा देखो, मतलब प्रोसेस क्या बन रही है। देखो ये बात तुम समझते हो, जो वही चार्ट है उसी चार्ट से इसको हमने बनाया है, जो चार्ट उसमें दिया गया है, चार्ट का यूज करके। तो चार्ट भाई देखते रहना पड़ेगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए भाई वैल्यू मत याद करो, लेकिन समझ लो कि हाँ कुछ ऐसी बातें हैं, और अपने आप कुछ याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलो देखो यहाँ से, देखो कॉपर सॉलिड को अगर हम कॉपर गैसियस एटम में लेके चले गए, ये सॉलिड है, ये गैसियस एटम है, ये एटॉमिक स्टेट है। कौन सी स्टेट है? एटॉमिक स्टेट है ना। तो ये किलो जूल पर मोल में ये लिखा गया है एनर्जी। ये एनर्जी किस में लिखा गया है? सारी एनर्जी यहाँ किलो जूल मोल इनवर्स में लिखा गया है। तो देखो अगर हम एक मोल को ऐसा करें किलो जूल पर मोल, तो इतना किलो जूल एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो इसी को बोलेंगे हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हम शुरू से ही बहुत बार इसको लिखे पढ़े बोले। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी 339 किलो जूल पर मोल है। अच्छा, ये इसमें आ जाएगा। तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अब ये देखो, ये एनर्जी हमको देना पड़ेगा। कॉपर सॉलिड्स को एटम में बदलने के लिए अपने आप तो बदलेगा नहीं, हमको एनर्जी देकर के उसको एटम में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब हमने अगर एनर्जी दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इसका मतलब देखो हमने लिखा है इसको एंडोथर्मिक। अब इस गैसियस कॉपर एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी हम ही को एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए ये भी क्या है? एंडो है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसकी कितनी है? 745 किलो जूल पर मोल। एक मोल कॉपर से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, 745 किलो जूल, है ना। अब देखो फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब ये सेकंड प्लस में जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये सेकंड प्लस में जाएगा। तो सेकंड वाली जो है ये 1958 किलो जूल, ये भी हम ही को देना पड़ेगा। कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो है ही नहीं, हम ही को एनर्जी देकर के निकालना पड़ेगा। तो ये भी इंडो है। अब जब ये Cu2+ बन जाएगा, Cu2+ बन जाएगा, तब जब Cu2+ बनेगा, यहां से देखो मिटा दे रहे हैं, मिटा दें इसको, ये सब चीजें मिटा दें मेरे ख्याल से। देखो जब Cu2+ बनेगा, जब ये पानी में जाएगा, भाई Cu2+ बनने में देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में यहां तक नौटंकी हुई। भाई देखो
कितना सब कुछ सरल है, लेकिन भाई थोड़ा सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ गुरु जी जो बात कह रहे हैं उसको ऐसे सोचेंगे तभी वो दिमाग में बैठेगी, ऐसे नहीं सोचेंगे नहीं बैठेगी, है ना। देख लो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। अब ये जो मामला है देखो, अब जब Cu2+ बन गया, Cu2+ बन गया, तो Cu2+ बनने में खर्च एनर्जी क्या हुई, ये भी रीजन है, ये भी लिखा जाता है, तो ध्यान से समझ लो। देखो हम यहाँ पहुंच चुके हैं ना, यहाँ पहुंच गए हैं, Cu2+ बन गया है। अब जैसे ही ये Cu2+ बनेगा तो ये प्लस है, तो ऑक्सीजन वाला देखो ये हाइड्रोजन है H, ये नेगेटिव पार्शियल है, तो यहाँ क्या बनाने लगेगा बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन, भाई बहुत सारे हाइड्रो H2O लगेंगे, ये H2O है, ये क्या बनाया है मैंने H2O, तो देखो ये है ना, देखो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये माइन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे सब हाइड्रोजन पर है, तो यहाँ पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ ये ऑक्सीजन है, देखो ये है क्या ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या लगने लगेगा बॉन्ड, पॉइंट करके चाहे ये भी लिख लेना। यहाँ भी देखो इस दोनों जगह में क्या लगने लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी यहाँ बॉन्ड बनना शुरू हो गया, यहाँ क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसी से क्या बनना शुरू हुआ बॉन्ड, तो इसी प्रोसेस यानी ये चारों तरफ से घेर लेगा, जितना अधिकतम H2O घेर पाएगा घेर लेगा इसको और बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड बनते जाएंगे एनर्जी निकलती जाएगी, है ना। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन हो रहा है। देखिए H2O का जुड़ना क्या है, हाइड्रेशन है, H2O जुड़ रहा है, तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी निकल रही है, एनर्जी क्या हो रही निकल रही है, तो ये कैसा प्रोसेस, एवजो। अब ये जो एनर्जी निकलती है इसका अमाउंट है 2121 किलो जूल पर मोल, 2121 किलो जूल पर मोल, है ना। तो इसका मतलब कि ध्यान दो, इसका मतलब कि देखो अगर ये तीनों खर्च करना पड़ा, 1 2 3 खर्च करना पड़ा, तीनों अगर हम जोड़ दें तो 3042 जूल किलो जूल पर मोल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा हमको, और कितनी एनर्जी निकलेगी 2121, यानी कुल मिलाकर के हमारा खर्चा ज्यादा है, हम यानी हमको काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसीलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है और अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके हाइड्रोजन को दे नहीं पा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके हाइड्रोजन को दे नहीं पा रहा है, तो इंडो जो है ज्यादा है, एक्सो कम है, तो प्रोसेस ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी क्या है, कम है, और Cu2+ तक पहुंचने में उसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भाई जब वो रिएक्शन करेगा तो उसके चारों तरफ पानी ही रहेगा, अब अपना इलेक्ट्रॉन वो क्यों निकाले, कोई वजह होनी चाहिए, तो वजह जो है वो गड़बड़ है, इसीलिए ऐसा कर नहीं पा रहा है। तो ये हमने टॉपिक खत्म किया ऑक्सीडेशन स्टेट का मामला, हमने आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का मामला खत्म किया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि +2 से
मेटालिक स्टेट में आने की क्या टेंडेंसी है ना, यानी +3 से +2 और +2 से मेटल। यानी अब हम ये दो ट्रेंड अगले लेक्चर में इस दोनों को हम देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे यहाँ भी खर्च हो गया है। तो भाई इतना पढ़िए, दिमाग बैठाइए। अब हम ये वाला ट्रेंड देखेंगे, ई स्टैंडर्ड M2+ से M का, ये ट्रेंड समझेंगे, और ई स्टैंडर्ड M3+ से M2+ का। तो अब ये दो हेडिंग है ना, ये दो हेडिंग है, और ये सब भी बहुत काम की हेडिंग है। लेकिन अब ये दोनों हेडिंग छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, तो उसको हम एक लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, जा करके NCERT पढ़िए लेक्चर लेने के बाद। क्योंकि ये हल्का फुल्का काम कर देने से, या मेरे साथ जो है एक बार अगर आपने देख करके लिख लिया तो बातें दिमाग में नहीं बैठेंगी। अभी मेहनत करने का समय है, जून का महीना चल रहा है, तो जम करके NCERT पढ़िए, दिमाग को उलझाइए। कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर जो है कमेंट मारिए कि कैसे आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और ये चीज़ें याद होनी चाहिए। टीचर को जो चीज़ें हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं, या कोई भी टीचर जो चीज़ें बोर्ड पर लिख करके पढ़ाता है, तो वो चीज़ें टीचर को लगभग याद होती हैं, तभी वो एक्सप्लेन हो पाती हैं, है ना बच्चों। और याद होने की वजह से ही वो एक्सप्लेन हो पाती हैं। समय बचाने के लिए देखो, मैं लिखा था, इसके बावजूद भी 56-57 मिनट खर्च कर दिए, मतलब 1 घंटे खर्च कर दिए। लिखा था तब भी, अगर ना लिखा होता, साथ साथ में लिखना पड़ता, तो यही इतनी चीज़ चली जाती 1.5 घंटे के आसपास। तो ये आधा घंटे समय बचाया है, उसको आप यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।